इंटरनेशनल लॉ के 13 मार्क्स में 11वां सवाल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 10 सवाल कल के लेक्चर में कंप्लीट किया था। 11वां सवाल है एक्सप्लेन स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ इनुमरेट्स ऑन दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टेट इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या होता है उसके बारे में बताइए और कितने टाइप के स्टेट्स होते हैं ये बताइए। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर स्टेट का मतलब कोई कंट्री होता है, ठीक है, जिसका अपना सोवर्निटी होता है, अपना गवर्नमेंट होता है, अपनी टेरिटरी होती है, अपना एक परमानेंट पॉपुलेशन होता है, ठीक है, और उसकी एक कैपेसिटी होती है अपने रिलेशंस को, अफेयर्स को डील करने का। जिसके पास ये चारों चीजें हैं उसको हम मानेंगे कि वो एक स्टेट है और उसके पास सारी पावर है जो किसी स्टेट के पास होती है। ठीक है, तो बेसिक लाइन में अगर आपको बोले कोई कि स्टेट क्या होता है तो स्टेट वो होता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ठीक है, ऐसा फंडामेंटल यूनिट है जिसके पास पर्सनल परमानेंट पॉपुलेशन होता है, उसकी डिफाइंड टेरिटरी होती है, ठीक है, उनके पास खुद का गवर्नमेंट होता है और उसकी सॉवरेनिटी होती है, मतलब कैपेसिटी होता है कि वो अपने अफेयर्स को, रिलेशंस को अदर स्टेट के साथ, इंटरनल मैटर्स को डील कर सके। ठीक है, तो वो होता है स्टेट। According to the Montevideo Convention on the Right and Duties of States, a state is an entity that possesses the following qualification. ये जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, ये एक तरीके का कन्वेंशन है, उसके अंदर स्टेट के बारे में बताया गया है कि अगर ये चारों क्वालिफिकेशन कोई स्टेट क्वालिफाई कर लेता है तो हम उसको स्टेट मानेंगे। ठीक है, तो ये चारों चीजें अभी मैंने बताया कि कोई भी स्टेट स्टेट तब कहलाता है जब उसके पास परमानेंट पॉपुलेशन हो, डिफाइंड टेरिटरी हो, उनका खुद का गवर्नमेंट हो और सॉवरेनिटी हो, मतलब कैपेसिटी हो कि वो अपने इंटरनल अफेयर को, इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर को, अदर स्टेट के साथ रिलेशंस को डील करने के लिए कैपेबल हो। ठीक है, तो ये हो गया स्टेट। अब स्टेट के कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं, वही होता है, इसका डिफाइंड टेरिटरी होता है, परमानेंट पॉपुलेशन होता है, इनका खुद का गवर्नमेंट होता है, सॉवरेनिटी होती है, कैपेसिटी होता है इंटरनेशनल रिलेशन में एंटर करने का। तो ये सब किसी भी स्टेट का साइलेंट फीचर है। आगे आपसे पूछ रहा था कि कितने टाइप के स्टेट्स होते हैं, तो रिकॉग्निशन के आधार पर जो है दो तरीके का होता है, मैंने पहले भी बताया था। एक होता है डी जूरे स्टेट, एक होता है डी फैक्टो स्टेट। ठीक है, मेनली इसके बाद है बेस्ड ऑन गवर्नमेंट फॉर्म, गवर्नमेंट फॉर्म के आधार पर डेमोक्रेटिक स्टेट्स होता है, ऑथोरिटेरियन स्टेट्स होता है और मोनार्की स्टेट होता है। तो मोनार्की स्टेट अभी नहीं चलता, बहुत रेयर है कि मोनार्की चल रहा हो। ठीक है, मोनार्की मतलब वही राजा प्रथा वाला, कोई राजा रहेगा और वो पूरा शासन करेगा, ऐसा। ठीक है, तीसरा है बेस्ड ऑन टेरिटरी, यूनिटरी स्टेट होता है, फेडरल स्टेट होता है। यूनिटरी स्टेट का मतलब होता है जहां सेंटर में एक गवर्नमेंट होगा और वही लॉ बनाएगा और पूरे टेरिटरी में वो लागू होगा। ठीक है, दूसरा होता है फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट का मतलब है डिवाइडेड इनटू टू, मतलब एक स्टेट का अपना गवर्नमेंट होगा और एक सेंट्रल लेवल पे एक अलग गवर्नमेंट होगा, जैसे यूएसए में है, इंडिया में है ना, इंडिया में जैसे दिल्ली का मान के चले, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, पूरे सेंट्रल लेवल पे बीजेपी की सरकार है, तो हमारे यहाँ दो सरकारें काम करती है। ठीक है, तो फेडरल स्टेट का मतलब यही होता है। यूनिटरी का मतलब एक ही कोई सेंटर में होगा, वही पूरा लॉ बनाएगा। चौथा है बेस्ड ऑन सॉवरेनिटी, एक होता है सॉवरन स्टेट और दूसरा होता है डिपेंडेंट स्टेट। तो पहले जमाने में डिपेंडेंट स्टेट होते थे, पहले जमाने में जो वीकर स्टेट्स होते थे उनके ऊपर जो पावरफुल स्टेट होता था वो उनको गाइड करते थे, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते थे। ठीक है, लेकिन अभी हाल में ऐसा नहीं है, कोई हर देश अपने आप में सॉवरन है, उसको किसी से किसी को कोई जरूरत नहीं होता। ठीक है, तो सॉवरन स्टेट का मतलब है पूरा इंडिपेंडेंट है वो और उसके अपने टेरिटरी पर पूरा अधिकार है। डिपेंडेंट स्टेट पहले होता था जिसके ऊपर जो पावरफुल स्टेट्स होते थे वो अपना कब्जा जमा के रखते थे, वो अपना जो है क्या बोलते हैं उसको कंट्रोल करके रखते थे। तो एग्जाम्पल फॉर है पुर्टो रिको, उस टाइम पे यूएसए के अंडर काम करता था वो। ठीक है, यूएसए उसके ऊपर कंट्रोल रखा था। इसके बाद है गिब्राल्टार, ये यूके के अंदर था, ये पहले जमाने की बात है। अभी कोई भी ऐसा देश नहीं है जो किसी देश के ऊपर अपना
कंट्रोल रखे, सब अभी सॉवरन हो गया है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। 12वां सवाल है, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये दो सवाल इसमें है। एक पूछ रहा है कि इंटरनेशनल लॉ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इजाद कैसे हुआ, आया कैसे, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ हैज इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज एज अ सिस्टम टू रेगुलेट रिलेशंस between states and promote global order. Here's a brief overview of its development. पहले सबसे पहले एंशियंट पीरियड और मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था, तो एंशियंट सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, ग्रीस में, ठीक है, ये लोग आपस में ही बहुत सारे ट्रीटी फॉर्म किए थे। तो वो जहाँ ट्रीटी बना उस समय पे, ठीक है, तो वो जो ट्रीटीज वगैरह थे ये एक तरीके का क्या था, ये एक तरीके का इंटरनेशनल लॉ का उन्होंने नींव डाला। क्योंकि हम इंटरनेशनल लॉ देखते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, ट्रीटीज पढ़ते हैं, कन्वेंशन पढ़ते हैं, यही सब तो है इंटरनेशनल लॉ में, और क्या होता है, ठीक है। तो उस समय पर जब एंशियंट पीरियड था, मिडिवल पीरियड था, तो उस समय पे एंशियंट सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ग्रीस वगैरह था, उन्होंने ट्रीटीज वगैरह बनाए थे, ठीक है, उनके कुछ कस्टम्स थे। तो तभी से वो धीरे धीरे फॉर्म करते करते इंटरनेशनल लॉ की तरफ से हम लोग आगे बढ़ने लगे उसी टाइम से, ठीक है। इसके बाद रोमन एम्पायर आया, उन्होंने अपने आइडियाज दिए, उससे भी हमने आगे बढ़े, ठीक है। फिर ड्यूरिंग मेडिवल एरा इंटरनेशनल रिलेशन वर गवर्नड लार्जली बाय फ्यूडल एंड रिलीजियस रूल्स। इसमें बहुत सारे जो रिलीजियस रूल्स हैं, फ्यूडल रूल्स हैं, ठीक है, इसको हमने धीरे धीरे इसमें इंटरनेशनल लॉ के तरीके से इसको गवर्न किया, ठीक है। दूसरा है द एज ऑफ सॉवरन स्टेट। इसके बाद हम सॉवरन स्टेट के एज में आए, 18th सेंचुरी की बात है ये, ठीक है। इसके अंदर नेशन स्टेट सिस्टम आया, फिर विच एंडेड द 30 इयर्स वॉर, ठीक है। मतलब ये 30 इयर्स वॉर के बाद आया है कौन से, emergence of the modern nation state system after the peace of Westphalia। मतलब पीस ऑफ वेस्टफेलिया कोई मतलब वॉर हुआ था 1640 में, 48 में, ठीक है। तो उस समय पे भी इंटरनेशनल लॉ को थोड़ा सा वो मिला था, ठीक है। इसके बाद है स्कॉलर्स आर ह्यूगो ग्रोसियस, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रोट फाउंडेशनल वर्क emphasizing natural law and law of the war and peace, ठीक है। तो ये जो ह्यूगो ग्रोसियस थे ये उस टाइम के जूरिस्ट थे, इनको इंटरनेशनल लॉ का फादर भी माना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने अपने फाउंडेशनल वर्क, ठीक है, उनका एक बुक का नाम था लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, उसमें उन्होंने नेचुरल लॉ के बारे में भी बात किया है। इसके बाद आ गए हम लोग 19th सेंचुरी में, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, कोडिफाई किया, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ डिप्लोमेसी, ट्रीटी एंड कस्टमरी लॉ। इसके बाद हमने जेनेवा कन्वेंशन किया 1864 में, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ICRC, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है, ये उसी समय पे आया और ये भी इंटरनेशनल लॉ का जो है पार्ट बना। फिर हम आ गए 20th सेंचुरी में, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। द डिवास्टेशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन लेड टू द क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, ठीक है। लीग ऑफ नेशन का मतलब उस टाइम पर जब वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, उसमें बहुत सारे देश आए थे, ठीक है। लेकिन अमेरिका उस टाइम पर उसमें से अलग हो गया था, तो लीग ऑफ नेशन का जो फॉर्मूला था वो नहीं बन पाया, ठीक है। तो उसके बाद 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेप्ट आया जिसमें सारे देश मेंबर बने, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन में जो लोग मेंबर बने हैं वो सबसे पहले लीग ऑफ नेशन के बारे में मतलब प्लान बना रहे थे कि हम लीग ऑफ नेशन बनाएंगे, सब देश उसमें आएगा, हम लोग मिल के काम करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, तब यूनाइटेड नेशन के नाम का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। इसके बाद ICJ का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से जो है इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्स होते गया धीरे धीरे, और आज हम देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे, ठीक है। तो शॉर्ट में ये था आपका एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसके बाद क्या बोल रहा है नेक्स्ट, रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर। पीस और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन के क्या क्या रोल है, तो यह कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने का काम करता है,
मीडिएशन वगैरह कराते हैं अगर किसी देश के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो, ठीक है। इसके बाद पीस कीपिंग ऑपरेशन भी चलाते हैं ये। इसके बाद कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया है उसके लिए, ठीक है। कोई ऐसा स्टेट है जो ज्यादा मतलब बदतमीजी करता है तो उसको फुल स्टॉप कैसे लगाएं, उसको शांत कैसे रखें, ठीक है। जो गरीब देश है, जो पुअर कंट्री है, जो वीक है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, ये सारी चीजें यूनाइटेड नेशन के अंदर कही गई है, ठीक है। प्रोमोटिंग इंटरनेशनल लॉ, ये जो यूनाइटेड नेशन है वो इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट करता है, ठीक है। उन्होंने ही upholds international legal framework through the International Court of Justice, ठीक है, and treaty monitoring, encourages adherence to treaties like Geneva Convention, non-proliferation treaty and human right convention, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन राइट कन्वेंशन बना के, जेनेवा कन्वेंशन बना के ये इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट करते हैं, कौन? यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट है इसमें सपोर्टिंग डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट, ये डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट काउंसिल भी बनाया गया है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है इंटरनेशनल लेवल के सभी देशों में, ठीक है। ये हो गया आपका 12वां सवाल। 13 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट। लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब जिसके चारों तरफ से लैंड ही लैंड हो, समंदर वगैरह नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पे नेपाल हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, युगांडा हो गया, बोलीविया हो गया, ठीक है। ये सारे जो देश हैं, ये सारे जो स्टेट्स हैं वो लैंड लॉक्ड है क्योंकि उनके आसपास कोई भी समंदर नहीं है, ठीक है। चारों तरफ ये है पत्थर या मतलब जमीनें हैं, ओशन नहीं है, ठीक है। तो a landlocked state is a sovereign state that has no coastline or direct access to the sea, ठीक है। अब इसी में दूसरा सवाल था डिस्कस द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ लैंड लॉक्ड स्टेट एंड कोस्टल स्टेट, ठीक है। तो कोस्टल स्टेट का मतलब क्या है? जिसके जिसके पास अपना एक स्पेसिफिक समंदर का पार्ट है, ठीक है। जैसे भारत है, भारत के पास अपना समंदर का एक स्पेसिफिक पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे देश का क्या राइट और ड्यूटी होगा, जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं उनके क्या राइट और ड्यूटी होंगे, ये आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो राइट्स ऑफ लैंड लॉक्ड स्टेट में क्या है राइट? इसका राइट है राइट ऑफ एक्सेस टू द सी। अगर कोई लैंड लॉक्ड स्टेट है उसको सी की जरूरत है, समंदर में मछली का, ठीक है, सॉरी, या ट्रेड का अगर उनको करना है तो उनको एक्सेस दिया जाएगा, ये उसका राइट है, ठीक है। ये राइट कहाँ से मिलता है उनको? तो ये राइट यूएन क्लॉज से उनको मिलता है कि भाई लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसके पास समंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समंदर से अछूता रहे, ठीक है। उनको भी अधिकार है, अगर कोई ट्रेड वगैरह करना है तो वो यूज कर सकते हैं समंदर का, ठीक है। तो राइट टू एक्सेस होता है। फिर है राइट ऑफ ट्रांजिट, अगर आपको किसी देश से दूसरे देश माल भेजना है और आपको लगता है कि आपके नेबरिंग कंट्री के स्टेट के पास अपना कोस्टल है तो आप वहां से माल भेज सकते हैं दूसरे देश, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हेल्प किया जाएगा। इसके बाद एक्सेस बाय रोड, रेल, वाटरवेज एंड पाइपलाइन, इस सब में आपको जो है एक्सेस मिलता है। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैरीटाइम एक्टिविटीज, समंदर में जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार होता है लैंडलॉक्ड स्टेट के पास। ये हो गए उनके राइट, ठीक है। अब ड्यूटीज क्या है उनके? तो उनके ड्यूटीज है रिस्पेक्ट दी सॉवर्निटी एंड लॉज दी ट्रांजिट स्टेट्स हुज टेरिटरी दे यूज, ठीक है। जिस भी कंट्री का वो मतलब समंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोस्टल लाइन यूज कर रहे हैं, तो ये उनके सॉवर्निटी का ख्याल रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई विवाद कर लें और जानबूझ के कोई बोट उनके सॉवर्निटी में लेके चले जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको अगर यूज करने दिया जा रहा है तो आपको उसी तरीके से उनका सम्मान भी करना है, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। दूसरा है कोऑपरेट विद कोस्टल स्टेट्स टू फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजिट, ठीक है, प्रिवेंट डिस्प्यूट। ये आपको कोस्टल स्टेट्स से जो भी जहां पे आपको माल भेजना है उनके साथ भी आपको जो है कोऑपरेट करके चलना है ताकि आपका जो ट्रांजिट है वो स्मूथली हो और कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो, ठीक है। कंप्लाई विद कस्टम रेगुलेशन, सिक्योरिटी मेजर एंड अदर कंट्रोल इन ट्रांजिट कंट्री, ठीक है। जिस भी कंट्री में आप अपना माल भेज रहे हो या जहां से आपका माल जा रहा है कोस्टल स्टेट्स से, ठीक है, तो उनके कुछ कस्टम्स हैं, रेगुलेशन है, सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ठीक है। तो आपको उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते, ये आपकी ड्यूटी है एज एन
एज अ लैंडलॉक्ड स्टेट। अब जिसके पास अपना समंदर है, जो कोस्टल स्टेट्स है, उसके क्या राइट्स हैं? तो उसका राइट क्या है कि भाई कोई भी ऐसा बंदा है जिसको हाई सी पर या ईईजेड पर कोई बोट वगैरह लेके जाना है तो आपको लेके जाने देना चाहिए, ठीक है। तो मतलब राइट क्या है आपका, मैं ड्यूटी बताने लगा। राइट क्या है कि आपका 12 नॉटिकल माइल तक बेस लाइन से पूरा आपका सॉवर्निटी है, आप किसी को नहीं भी आने दोगे तो नहीं आने दे सकते हो, ठीक है। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है, जो आपको जो बताया था मैंने टेरिटोरियल सी के बारे में, ठीक है। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का आपका जो एरिया है टेरिटोरियल सी वाला, उस पे आपका पूरा सोवर्निटी होता है। कोई भी देश आपको उस पे आके मतलब यूज वगैरह नहीं कर सकता है, फुल सोवर्निटी होती है। इसके बाद है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया होता है, ठीक है। उसमें आप पूरा अधिकार रख सकते हैं, मछली कर सकते हैं, ऑयल निकाल सकते हैं, गैस रिसोर्सेज ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर दूसरे देशों को भी आने जाने का मौका आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फुल कंट्रोल आपको नहीं करना है, आपका पूरा अधिकार है, आप यूज पूरा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ईईजेड पर। लेकिन दूसरे देश अगर नेविगेशन के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि यूएन क्लॉज दूसरे देशों के भी वहां पे नेविगेट करने का अधिकार देता है, ठीक है। इसके बाद है रेगुलर राइट टू रेगुलेट ट्रांजिट। किसी दूसरे देश का आपके ईईजेड में अगर बोट वगैरह आएगा या लैंडलॉक्ड स्टेट को आप फैसिलिटी दे रहे हो कि आप हमारे यहाँ से माल वाल मंगा सकते हो, ले जा सकते हो, ठीक है। मतलब बेसिकली मेरा कोस्टल जोन जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप रेगुलेट कर सकते हो कि भाई इस हिसाब से जाना है आपको, इधर से नहीं जाना है या इतने टाइम तक नहीं जाना है। तो ये रेगुलेट करने का अधिकार आपके पास पूरा रहेगा, किसके पास? कोस्टल स्टेट के पास। अब उनकी ड्यूटी क्या है? तो अलाउ फ्री ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड पर्सन फ्रॉम लैंडलॉक स्टेट, ठीक है, थ्रू देयर टेरिटरी टू दी सी। अगर कोई कोस्टल स्टेट है तो उनकी ड्यूटी है कि जो लैंडलॉक्ड स्टेट है, ठीक है, उनको फ्री ट्रांजिट का मौका दे, आराम से आने जाने दे, कोई प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। इंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। अब ऐसा नहीं है कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, उसके पास खुद का समंदर नहीं है, आपका यूज कर रहा है तो आप उसके साथ भेदभाव करो, ठीक है, उसको खरी खोटी सुनाओ, ऐसा नहीं है। आपको इक्वली ट्रीट करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है। और अगली ड्यूटी है रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ सच एज यूएन क्लॉज प्रोविजन, ठीक है। तो जो भी यूएन क्लॉज प्रोविजन के अंदर दिया है कि कोई लैंडलॉक्ड स्टेट है उसको भी समंदर का एक्सेस होना चाहिए, तो ये आपको उस प्रोविजन का मान रखना पड़ेगा, ठीक है, और आपको उनको हेल्प करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके लैंडलॉक्ड स्टेट और राइट एंड ड्यूटी ऑफ लैंडलॉक्ड स्टेट्स एंड कोस्टल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th, व्हाट इज रिकॉग्निशन? रिकॉग्निशन क्या होता है? तो किसी देश को फॉर्मली जब हम एक्नॉलेज करते हैं तो उसको कहा जाता है रिकॉग्निशन, ठीक है। कितने टाइप का रिकॉग्निशन होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो रिकॉग्निशन डी जूरी होता है, डी फैक्टो होता है, ठीक है। इसके बाद कंडीशनल रिकॉग्निशन होता है, कलेक्टिव रिकॉग्निशन होता है, फिर मैंने आपको बताया था डिक्लेरेटरी रिकॉग्निशन होता है, फिर मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूटिव डिक्लेरेशन होता है, करेक्ट। तो डी जूरे का मतलब क्या है? जो आपको फाइनली परमानेंट मिलता है, ठीक है, और आपका जो है आपने सारे एसेंशियल फुलफिल कर लिए थे, दूसरे देशों ने जो है आपको रिकॉग्नाइज भी कर लिया, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डी जूरे, मतलब आप लीगली सॉवरन एंटिटी हो गए। दूसरा होता है डी फैक्टो। डी फैक्टो मतलब बाय फैक्ट आप किसी देश से अलग हुए तो आप एक देश बन गए, ठीक है, आपको कुछ कंट्री ने रिकॉग्नाइज भी कर दिया, लेकिन आपने अभी तक सारे एसेंशियल फुलफिल नहीं किए हैं, ठीक है। तो आपको जो मिलता है वो डी फैक्टो मिलता है, उसको मतलब टेम्पररी माना जाता है कि आपको टेम्पररीली रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर बाद में आपने सारे एसेंशियल फुलफिल नहीं किए तो आपके जो रिकॉग्निशन दिए गए थे वो रिवोक भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद होता है कंडीशनल। कंडीशन के आधार पर आपको रिकॉग्नाइज करना, कंडीशनल हो गया, कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव का भी बताया था मैंने, डिक्लेरेटरी भी बताया था मैंने कि अगर बाय जो अदर स्टेट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको रिकॉग्नाइज कर दिया, ठीक है, तो वो हो गया डिक्लेरेटरी स्टेट, डिक्लेरेटरी रिकॉग्निशन, ठीक है। मैं वापिस से बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पूजा कल नहीं थी तो वो भी समझ लेगी। पिछले सवाल में था, किस सवाल में था, एक सेकंड, हाँ, एक सवाल तो इधर था, हाँ,
ये सवाल नंबर है आपका 4th, उसमें जाओगे तो आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के तहत भी रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेट को, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि क्या बोलते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स होते हैं, ठीक है, वो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, ठीक है। और आप जब सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो, ठीक है, और आपको किसी स्टेट की जरूरत नहीं है रिकॉग्निशन की, तो वो होता है डिक्लेरेटरी थ्योरी, ठीक है। ये भी एक तरीके का रिकॉग्निशन ही होता है, इसलिए मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। तो इसमें आगे क्या था हमारा, हाँ ये हो गया। कलेक्टिव रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्निशन गिवन बाय ग्रुप ऑफ स्टेट, तो वो कलेक्टिवली कहलाता है, ठीक है। इम्प्लाइड रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉग्निशन इन्फर्ड फ्रॉम एक्शन एंड कंडक्ट ऑफ स्टेट विदाउट फॉर्मल डिक्लेरेशन, ठीक है। किसी भी दूसरे देश के द्वारा आपको रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। आप अलग हो गए, आपका खुद का सरकार है, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आपने सारे एसेंशियल फुलफिल कर लिए, ठीक है, और आप कंडक्ट आपका स्टेट के जैसा हो चुका है, तो आपको इम्प्लाइड रिकॉग्निशन मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका 15वां सवाल है, व्हाट इज द लॉ ऑफ सी स्टेट एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ द सी इन टूडेज पॉलिटिकल सिनेरियो, ठीक है। तो लॉ ऑफ द सी क्या है, यूएन क्लॉज मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो लॉ ऑफ द सी, समंदर का जो कानून है, वो किसके तहत गवर्न होता है, यूएन क्लॉज के तहत। यूएन क्लॉज में समंदर के से जुड़े हुए सारे प्रावधान किए गए हैं। उसमें टेरिटोरियल सी के बारे में बताया है कि बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का जो भी एरिया होगा वो टेरिटोरियल सी होगा, और उस देश का पूरा उसके ऊपर सोवर्निटी होगा, कोई दूसरा देश उसमें यूज नहीं कर सकता। इसके बाद यूएन क्लॉज में कॉन्टिजियस जोन के बारे में बताया गया है, जो बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक का होगा, ठीक है। इस पे वो देश अपना जो कस्टम्स है, इमिग्रेशन है, सैनिटेशन लॉज है, वो अप्लाई कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया, वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये समंदर को इस हिसाब से बांटा गया है, ये 200 नॉटिकल माइल तक में आप सारे अधिकार एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे देश अगर उस पर नेविगेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जैसे ईईजेड 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया होता है, तो वो समंदर लेवल का, मतलब पानी के लेवल को बोलते हैं, ठीक है। जब हम जमीन पे चलेंगे तो 200 नॉटिकल माइल तक का लैंड का जो एरिया होता है, ठीक है, वो कहलाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। इसके बाद का जो एरिया रहेगा, जो हमारा ईजेड जहां से खत्म होता है, उसके बाद हाई सी आ जाता है, मतलब बीच समंदर। अब वहां पे सभी को नेविगेशन का भी अधिकार है, फिशिंग का भी अधिकार है, साइंटिफिक रिसर्च करने का भी अधिकार है, वो हर देश को उस पर अधिकार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यूएन क्लॉज के अंदर दिया गया है। अभी ये बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ द सी इन टूडेज पॉलिटिकल सिनेरियो, आज के जमाने में पॉलिटिकल सिनेरियो के आधार पर क्या है, मतलब लॉ ऑफ द सी का महत्व, ठीक है, इंपॉर्टेंस ये पूछ रहा है। तो पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ मैरीटाइम डिस्प्यूट, मैरीटाइम बाउंड्री आर ऑफ्टन contested, that is South China Sea disputes. Law of the sea provides legal framework to resolve conflict peacefully and prevent military confrontation. ठीक है, तो लॉ ऑफ द सी का अभी के जमाने में जो महत्व है, कहीं भी डिस्प्यूट होता है तो ये यूएन क्लॉज के अंदर जो है फ्रेमवर्क बनाया गया है उस डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है सॉवरेनिटी एंड रिसोर्स राइट्स, define sovereign rights over marine resources like fisheries, oil, gas and minerals, vital for coastal states in economic development and security, ठीक है। किसी भी देश को उसकी सॉवरेनिटी के हिसाब से उसको अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब लॉ ऑफ द सी के अंदर फ्रीडम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी किसी के टेरिटरी में घुस जाए, ठीक है। तो रिसोर्सेज के राइट भी दिए हैं, लेकिन सॉवरेनिटी के भी राइट हैं कि आप किसी देश के अंदर जबरदस्ती नहीं जा सकते। फिर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, सभी को एक दूसरे देश के साथ मिलजुल के अपने शिप्स वगैरह इधर से उधर ले जाने का अधिकार मिलता है, ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड बढ़ता है इससे, ठीक है। इसके बाद है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होता है, पोल्यूशन नहीं फैला सकते आप, ठीक है, ओवर फिशिंग नहीं कर सकते, सस्टेनेबल यूज करना है आपको ओशियन के रिसोर्सेज का फॉर
फ्यूचर जनरेशन, साइंटिफिक रिसर्च में हेल्प मिलता है। ठीक है, तो आज के सिनेरियो में यही सब चीजें इसके अंदर है। ठीक है, इसके बाद ग्लोबल ट्रेड बढ़ा है। 90% जो ट्रेड होता है ग्लोबली वो समंदर के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, लॉ ऑफ द सी फैसिलिटेट सेफ, प्रेडिक्टेबल एंड सिक्योर मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये जो यूएन क्लॉज है इसके अंदर जो ये लॉ ऑफ द सी का प्रोविजन है ये सेफ और सिक्योर मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट का जो है प्रोविजन बनाता है और लोग सेफली अपना व्यापार कर पाते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी एंड काउंटर पायरेसी प्रोवाइड्स लीगल बेसिस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट पायरेसी, टेररिज्म। ठीक है, एंड इलीगल ट्रैफिकिंग एट द सी। तो समंदर में कोई डकैती वगैरह नहीं कर सकते, हाईजैक नहीं कर सकते। ठीक है, आतंकी गतिविधि नहीं कर सकते, इलीगल ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। ये सारी चीजों पर भी रोक लगाई गई है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, समंदर में व्यापार को एक तरीके से सेफ बनाता है। ठीक है, अब लास्टली कंक्लूजन क्या है, द लॉ ऑफ द सी इज अ फंडामेंटल टू मेंटेन order, peace and cooperation in the world's ocean. It balances the interest of coastal states, landlocked countries and other international community, safeguarding navigation, freedom, resources right, environmental sustainability. In today's geopolitical climate, where maritime disputes and environmental concerns are rising, the law of the sea remains crucial for global stability एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो ये सारा महत्व है आपका लॉ ऑफ द सी का आज के एरा में। ये हो गए हमारे 11 से 15वां सवाल। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।